आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। यह वीडियो बीकॉम पार्ट फर्स्ट के व्यापारिक संनियम विषय के एक परिचय के तौर पर सबसे पहले चैप्टर के रूप में आपके सामने है। आशा है आप सभी के लिए यह ज्ञानवर्धक होगा। जैसा कि आप जानते हैं, व्यापारिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे नियम हमारे देश में प्रचलित हैं। इन नियमों के अलग अलग अधिनियम पारित हैं और उन सभी को हम जानने की कोशिश करेंगे कि कॉमर्शियल लॉ में कौन कौन से नियम शामिल है। सबसे पहले देखिए कॉमर्शियल लॉ में क्या क्या शामिल होता है। सबसे पहले आपको मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के सिलेबस के अनुसार ये सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। और इस अधिनियम का बहुत बड़ा पार्ट आपके सिलेबस में है, इसलिए मेजर पोर्शन आप इस विषय में बीकॉम पार्ट फर्स्ट के लिए अनुबंध अधिनियम को देखते हैं। दूसरी चीज़ वस्तु विक्रय अधिनियम 1930, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तीसरी चीज़ जो इसमें इंक्लूड होती है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सीमित दायित्व साझेदारी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक नई चीज़ है, नई कंसेप्ट है। ये चीज़ें आपके सिलेबस के अनुसार ही यहाँ पर देखी जाएंगी। एक और चीज़ जो नए सिलेबस के अनुसार जुड़ी है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो ये हमारे कॉमर्शियल लॉ सिलेबस के अलग अलग पार्ट हैं। इसका बड़ा हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तौर पर होगा और हम शुरुआत इन सारी चीज़ों को यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। परंतु थोड़ा सा एक परिचय के तौर पर देखिए कि जहाँ हम कानून की बात करते हैं, लॉ की बात करते हैं, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में हमें जाने की ज़रूरत होती है। थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि भी हमें जान लेनी होती है कि कानून की अनभिज्ञता क्षमा नहीं होती। आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। देश में बहुत सारे कानून हैं, जैसे पहली स्लाइड में 4-5 तरीके के एक्ट तो आपने देख लिए। इन सभी कानूनों की आपको जानकारी हो, ऐसा वास्तव में संभव नहीं है। ऐसा हो भी नहीं सकता कि प्रत्येक तरह के कानून की आपको जानकारी हो जो आपके देश में पारित हुए हैं। परंतु उसके बावजूद आपसे ये उम्मीद की जाती है कि हर कानून की आपको जानकारी होगी। हमारा संविधान ये कहता है, या हमारे कानून में ये प्रावधान है कि आपको अगर कानून की जानकारी नहीं है तो उसके उल्लंघन पर आपको माफ़ नहीं किया जा सकता। अगर आपको रोड सेफ्टी रूल्स के बारे में सारे में जानकारी नहीं है और आप कहते हैं कि मुझे तो इसकी जानकारी नहीं थी और मुझसे ये एक्सीडेंट जानबूझकर नहीं हुआ है, मुझे कानून ही नहीं पता था ऐसा करना चाहिए या नहीं, तो आपको माफ़ी नहीं दी जा सकती। क्योंकि हर चीज़ की आपको जानकारी होनी चाहिए। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मुझे इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस के बारे में जानकारी नहीं है इसलिए मैं इनकम टैक्स नहीं दूंगा। सेल टैक्स का कोई व्यापारी नहीं कह सकता कि मुझे जीएसटी नहीं देना क्योंकि मुझे जीएसटी के बारे में जानकारी नहीं। इसलिए कानून सब के लिए बराबर है, आपको कानून की जानकारी होनी चाहिए। एक और चीज़ देखिए, स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है कि मेजर पार्ट एंड बेस ऑफ कमर्शियल लॉ इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जो मुख्य चीज़ है आपकी भारतीय अनुबंध अधिनियम है, जिसके आधार पर हर एक्टिविटी, हर ट्रांजैक्शन, हर लेन देन हमारा आधारित होता है। इसलिए हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि कॉमर्शियल लॉ के अंदर जो भारतीय अनुबंध अधिनियम है उससे संबंधित क्या क्या चीज़ें हमारे पास में हैं। तो पहले हमारे अनुबंध अधिनियम का थोड़ा परिचय देखिए। दंड विधान और अनुबंध अधिनियम, ये दो भागों में हमारे इस एक्ट को बांटा गया है। जो दंड विधान है, जहाँ पर आपको प्रोविजंस दिए गए हैं कि आपको पेनलाइज किया जाए, आपके विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई की जाए, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो कि जान और माल की सुरक्षा से रिलेटेड है, उसके नियम हमारे दंड विधान के अंतर्गत हैं। लेकिन अनुबंधों के नियम, जहाँ पर व्यापार की सुरक्षा, स्थिरता, किसी तरह का कोई व्यापारिक लेन देन में कोई विवाद ना हो, सुचारू रूप से आपके व्यापार के लेन देन ट्रांजैक्शंस चलते रहें, उससे संबंधित नियम हमारे पास में लिखे होते हैं अनुबंधों के नियम के आधार पर। भारतीय अनुबंध अधिनियम में देखिए कि ये 1 सितंबर 1872 से लागू है।
इसमें 266 धाराएं हैं, 11 चैप्टर्स हैं। इसके अंतर्गत अनुबंध अधिनियम के साथ साथ वस्तु विक्रय अधिनियम और साझेदारी अधिनियम भी सम्मिलित किए जाते हैं। आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि भारतीय व्यापारिक संनियम किस बेसिस पर बना, इसमें आने वाले प्रावधान कहाँ से आए, किन से प्रेरित होकर आए। तो सबसे पहले देखिए इंग्लिश कॉमन लॉ। जैसा आप जानते हैं भारत में कई वर्षों तक अंग्रेज़ों का राज रहा। इस कारण से हमारी बहुत सी परिस्थितियाँ, बहुत से नियम, बहुत सी व्यवस्थाएं अंग्रेज़ों के नियमों के अनुसार ढल गई और बहुत से ऐसे नियम यहाँ पर बने जो इंग्लिश कॉमन लॉ से आए। इंग्लिश कॉमन लॉ इंग्लैंड का कानून है जहाँ पर पुराने नियमों के आधार पर कॉमन लॉज बनाए गए, जिससे में समता के आधार पर लोगों में जस्टिस देने के लिए कुछ प्रावधान किए गए थे। तो वही बेसिस हमारे यहाँ पर भी लगाए गए। उन्हीं के आधार पर जब हमने भारतीय व्यापारिक संनियम बनाने की कोशिश की तो उसमें ऐसे प्रावधानों को भी शामिल किया गया जो इंग्लिश कॉमन लॉ में पाए जाते हैं। आज भी अगर कहीं भारतीय व्यापारिक संनियम या भारतीय नियमों में कहीं कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो हम बेसिस के आधार पर इंग्लिश कॉमन लॉ ही को मानने का प्रयास करते हैं। दूसरा देखिए भारतीय विधानमंडलीय परिनियम। भारत की संसद, भारत के राज्यों की विधानसभाएं तथा विधानमंडल हर वर्ष कुछ अधिनियम पारित करती रहती है, कुछ नियम बनाते रहते हैं, क्योंकि उनका मुख्य कार्य ही हमारे लिए विधानों का प्रावधान करना है। तो जो भारतीय संसद और राज्यों की विधानसभाओं द्वारा परिनियम या अधिनियम बनाए जाते हैं उनको भी भारतीय व्यापारिक संनियम का आधार माना जाता है। कुछ मुख्य न्यायिक निर्णय हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट केसेस हैं जो ऐतिहासिक माने जाते हैं और उनमें जो मुख्य न्यायाधीशों द्वारा दी गई व्यवस्थाएं हैं उनको भी नियमों के तौर पर इसमें शामिल किया जाता है। कुछ रीति रिवाज भी हैं हमारे जो प्रत्येक देश के होते हैं, व्यापार करने के भी हमारे रीति रिवाज होते हैं। तो जो रीति रिवाज हमारे रहे हैं व्यापार करने के, उनको भी हमने यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। आइए कुछ परिचय उन शब्दों से करते हैं जो आपको बार बार इस सब्जेक्ट में देखने को मिलेंगे। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रस्ताव और स्वीकृति। जब भी आप बाज़ार में जाते हैं किसी दुकान पर, तो दुकानदार से कुछ सामान खरीदने के लिए कहते हैं कि प्लीज़ मुझे ये चीज़ दे दीजिए। जब आप अपने मस्तिष्क की बात किसी दूसरे व्यक्ति को बताते हैं, उसके सामने प्रस्तुत करते हैं, तो उसे हम प्रस्ताव कहते हैं। ये प्रस्ताव किसी भी तरह का हो सकता है। घर में आप बहुत सारे प्रस्ताव हर रोज़ करते हैं, मम्मी मुझे खाना दीजिए, छोटे भाई से कहते हैं प्लीज़ एक गिलास मुझे पानी दीजिए। जब इन सब बातों पर दूसरा पक्षकार अपनी सहमति दे दे तो उसे हम स्वीकृति कहते हैं। जब किसी एक बात के बारे में, जब किसी एक वस्तु के बारे में प्रस्ताव और स्वीकृति हो जाते हैं तो वो ठहराव कहलाता है। उस स्थिति को हम एग्रीमेंट या ठहराव कहते हैं। लेकिन जब आपका छोटा भाई पानी देने के हाँ भरने के बाद भी पानी नहीं दे के आता, तो आप क्या करेंगे? उस पर कोई किसी तरह का कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं क्या? ऐसा नहीं है, क्योंकि दिन भर में हम परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव और स्वीकृति करते हैं, और यदि इन सभी में कानूनी बाध्यता डाल दी जाए तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए सभी ठहराव कानून से प्रतिबद्ध नहीं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे ठहराव जो कि हमारे क्रय विक्रय से संबंधित हैं या अनुबंध अधिनियम के जो बेसिक लॉज हैं, नियम हैं, उनको पूरा करते हैं, केवल उन्हीं ठहरावों को हम अनुबंध कहते हैं। तो ऐसे ठहराव जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय हैं उन सभी को हम अनुबंध की कैटेगरी में कहते हैं। जैसे आप बाज़ार जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, आपने प्रस्ताव किया, दुकानदार ने स्वीकृति प्रदान की, आपने पेमेंट की और उसने आपको सामान दे दिया। ये जो कार्रवाई पूरी हुई है आपके अनुबंध के अंतर्गत है। यदि आपने पेमेंट एडवांस में कर दी और उसने सामान वक्त पर देने से मना कर दिया तो उसके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं।
थोड़ा अंतर देखिए, बाकी आगे डिटेल में हम अगले वीडियोस में देखने की कोशिश करेंगे। वचनदाता, प्रस्ताव रखने वाला व्यक्ति वचनदाता कहलाता है, और जिसके समक्ष प्रस्ताव रखा गया है उस व्यक्ति को हम वचन ग्रहीता कहते हैं। प्रत्येक अनुबंध में कुछ न कुछ बदले में अवश्य मिलता है। जब आप बाज़ार जाते हैं, आप सामान खरीदते हैं, आपको बदले में सामान मिला, जबकि दुकानदार को बदले में पैसे मिलते हैं। इसलिए हर अनुबंध में कुछ न कुछ प्रतिफल का होना आवश्यक है। अगर प्रतिफल नहीं है, बदले में कुछ नहीं मिलता है, तो अनुबंध के कुछ नियमों का उल्लंघन हो जाता है, तो उसे हम वैध अनुबंध नहीं कह पाते हैं। तो प्रतिफल शब्द पर भी एक पूरा चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही एक शब्द है स्वतंत्र सहमति। पहली बात तो दो पक्षकारों में सहमति होनी चाहिए कि आप क्या लेना चाहते हैं और दूसरा व्यक्ति क्या वही चीज़ आपको देना चाह रहा है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो सहमति जो व्यक्ति ने दी है, वो सहमति बिना किसी दबाव के, बिना किसी और कारण के नहीं दी है, तो सहमति स्वतंत्र होती है। तो ये कुछ ऐसे शब्द आपके सामने हैं जो बार बार इस कमर्शियल लॉ विषय के अंतर्गत प्रस्ताव, स्वीकृति, ठहराव, अनुबंध, वचनदाता, वचन ग्रहीता, प्रतिफल, स्वतंत्र सहमति आदि हैं जो इस्तेमाल किए जाएंगे और आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।